द appearance of number 5 times in throwing a die 7 times। ठीक है, बोला जा रहा है एक पासे को 7 बार उछालने पे तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब ऐसा क्वेश्चन जो है, उछाला तो गया है 5 बार, अब 2 बार उछाला जाता तो ठीक है, 7 बार उछाला गया है, 7 बार उछाला गया है, 2 बार 5 आने की प्रायिकता, तो 7 बार उछालने का मतलब है 2 बार उछालते थे तो नीचे हम 36 लिखते थे, अगर 7 बार उछालेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू यानी 6 टू द पावर 7 करना पड़ेगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए ही बायनोमियल थ्योरम का यूज होता है। जब भी 10 बार 7 बार 15 बार ऐसे बोल दिया जाए, इतना बार उछाला जाता है, तो आपको बायनोमियल थ्योरम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जितनी बार उछाल होती है उसको हम n लिखते हैं। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, 7 बार उछालने पे 2 बार 5 आने की प्रायिकता, तो पहले जो आने की है उसे p लेंगे और नहीं आने के लिए q लेंगे। तो 5 आने पर एक पासा में 5 कितनी बार आता है, एक बार, हम एक को लेके चलेंगे। ठीक है, तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6, यानी p हो गई कितनी, 1/6। अब q का मतलब होगा 5 नहीं आएगा, तो 5 नहीं आएगा तो p डैश यानी 1 - p। ठीक है, q का मतलब 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 - p किए तो 5/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा था कितनी बार, ठीक है, 5 लाना है, 2 बार, जितनी बार कोई चीज़ लाना रहता है उसको हम लोग r लेते हैं। तो यहाँ से बायनोमियल थ्योरम जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, NCR P, ठीक है, और P क्या, P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर n - R। ठीक है, ये होता है बायनोमियल थ्योरम इसमें यूज। तो यहाँ से देखिए, यानी कि जो प्रायिकता होगी n की जगह 7c2, ठीक है, p कितना है 1/6, तो p का स्क्वायर यानी कि r ऊपर चला गया, और फिर क्या यहाँ n - r होगा, n 7 है तो 2, 7 से 2 गया तो कितना हो गया 5। अब 7c2 का मतलब कितना, 7 को 2 बार लिखेंगे, बाई ट्रिक बता रहा हूँ, और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2, यानी कितना 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अगर आपका सपना है नीट क्वालिफाई करने का, तो अनअकैडमी लेकर आ गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच फॉर नीट 2021, जहां आपको 15,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहां पे फैकल्टी की बात कर रहे हैं तो प्रणब पुंडारी की, शरद चंद्रा और रवि प्रकाश हैं। प्रणब पुंडारी की बात करें तो ये खुद जेईई मेंस और नीट क्लियर कर चुके हैं 99.98% के साथ। वहीं शरद चंद्रा की बात करें तो इनके पास 9 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये इंडिया के टॉप एजुकेटर में से भी एक हैं। रवि प्रकाश की बात करें तो इन्होंने जेईई एडवांस और जेईई मेंस क्लियर किया हुआ है, तो आपके सपनों को पूरा करने में इनका योगदान काफ़ी अहम होगा। तो आज ही जुड़े इस बैच के लिए जो कि आज शुरू हो रही है 1 फरवरी से। वही बात करें स्पार्क बैच की, तो ये है लाइव क्लासेस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी फॉर नीट 2021, जहां आपको अनमोल शर्मा मिलेंगे, गरिमा वर्मा मिलेगी और शरद चंद्रा मिलेंगे। और ये खुद एक स्कोर कर चुके हैं 352 इन 360 इन बायोलॉजी इन AIPMT 2015। वहीं गरिमा वर्मा की बात की जाए तो ये भी BITS पिलानी से हैं और इन्होंने ME BTech किया है। तो आप लोग देख सकते हैं इनके पास 5 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वो भी आपको अनअकैडमी पे मिल रहे हैं इतने कम फी में। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कर ले। शरद चंद्रा भी इस टीम में है जो कि 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आज ही जुड़े। और 10% का डिस्काउंट लेने के लिए जो रेफरल कोड है वो है आपका अभिषेक ट्यूटोरियल, बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में डालिए और 10% के डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी से जुड़िए अपने 12 आ गया 6 इंटू 2 और 5/6 टू द पावर 5, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि 5 का पावर 5 हम लोग निकालना शुरू करेंगे तो वो टाइम टेकन हो जाएगा। अब साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ नंबर 6 at most 2 times 6 in tossing a die 6 times। एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, 6 बार। जितनी बार थ्रो करते हैं उसको क्या लिखते हैं, 6। ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, अधिकतम 2 बार 6 लाना है, मैक्सिमम 2 टाइम्स। ठीक है, मैक्सिमम 2 टाइम्स 6 लाना है। तो 6 एक बार आने की क्या होगा, एक पासे पे 6 कितनी बार आता है, एक बार, यानी 1/6। 6 नहीं आने की प्रायिकता Q/, यानी कि 5/6। 1 - 1/6 हो जाएगा तो 5/6। उसी तरीके से अब यहाँ से R क्या होगा, 2 बार बोल रहा था ना, तो R कितना होगा। और यहाँ पे देखिए अधिकतम मैक्सिमम 2 बोल रहा है। मैक्सिमम 2 का मतलब क्या, मैक्सिमम 2 का मतलब होता है 0 से लेकर 2 तक, 2 से ज़्यादा नहीं। तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर एन इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पहले 0 फिर 1 और फिर 2। तो एक एक करके सबका हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसके बाद प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, x बराबर 0 का निकाला तो 6 ही 0 होगा, p टू द पावर r तो p टू द पावर 0, और यहाँ 0 में से 6 जाएगा कितना, 6। तो 6c0 का मान कितना होता है, 1। किसी का c0 होगा तो 1, किसी का पावर 0 होगा तो 1। तो 5/6 का पावर कितना हो गया, 6 रह गया। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो गया, 6c1, 1/6 1, और ये 6 से 1 घटा तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो 6c1 का मतलब कितना हो गया, 6। 1/6 टू द पावर 1, 1/6। 5/6 टू द पावर 5, 5/6 टू द पावर 5। यहाँ से आपका 6 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और ये हो गया 5/6 टू द पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो 6c2, 1/6 स्क्वायर, 5/6 टू द पावर 4। 6 में से 2 घटा तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे 6c2, यानी 6 × 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2, यानी कितना 3। यहाँ से देखिए निकाला हूँ मैं। अब ये 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड किया 3 बार में, अब फिर 3 से डिवाइड किया 36 को 12 बार में। ठीक है, तो 5/12 हो गया, और इधर हो गया 5/6 टू द पावर 4, वो उतना ही रह गया। ठीक है, तो मैंने इसे इतना ही रहने दिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो मैंने सबका मान यहाँ पे क्या किया, रख दिया, 0 का, 1 का और 2 का। सबको जोड़िएगा तो 5/6 टू द पावर 4 क्या है, कॉमन है। तो 5/6 टू द पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, 5 का पावर 2 और 6 का पावर 2, यानी 25/36। यहाँ से 5/6 और यहाँ से 5/12। जब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया आपका कुछ इस टाइप का। ठीक है, यानी 70/36 आया, मैंने उसे काटा तो ये आ गया 5/6 टू द पावर 4 और 35 × 18। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज़ आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं जो ये कर रहा हूँ शायद 5c2 या 6c2 ये डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, जबकि आप लोग फार्मूला से अलग तरीके से निकालते थे। फार्मूला से आप ऐसे करते थे ना, NCR का फार्मूला क्या लगाते थे, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। आप लोग इसी फार्मूला का यूज करते होंगे, लेकिन मैं यहाँ बाई ट्रिक बना रहा हूँ। जैसे देखिए 8c2 निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 को 2 बार लिखेंगे। 8 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 ही होगा। तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 28 आ जाएगा। देखिए मैं प्रोसेस बना के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं 8c2 लिखूँ प्रोसेस से बनाऊँ तो फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 2, 8 से 2 गया फैक्टोरियल 6। ये कितनी बार में कटेगा,
इससे 8 इंटू 7, देखिए उतना ही आ गया ना 2। इसका अब सब के लिए नहीं, अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ से 4 3 लिख दूँ, तो आप ऐसा मत करना 4 को 3 बार लिख देना 3 का फैक्टोरियल, नहीं ऐसा नहीं करना। इसका ट्रिक ये है कि हम क्या करते हैं, इसको मन में घटा लेते हैं, घटा कर देखते हैं जो आता है वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है, नीचे वाले से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा आएगा तो हम C के नीचे इसी का मान के चलेंगे, अगर बड़ा आएगा तो फिर इसे ले लेंगे, ठीक है। तो 4 से 3 आ गया, इसका मतलब ये 1 के बराबर है, तो 4 से 3 का मान अपने आप में चेंज कर कर हम 4 से 1 कर देंगे, ठीक है। 4 से 1 कर देंगे तो 4 से 1 का मान क्या होता है, 4 होता है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को एक बार लिखना है और नीचे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा। अब देखिए बाय फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, 4 से 3 क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और नीचे 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 4 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, राइट आंसर 4 हो गया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप बोलोगे तो मैं इस पर वीडियो दे दूंगा। पी का भी बता देता हूँ, अगर 5p2 है तो कुछ नहीं करना है, 5 को 2 बार लिख देना है, ठीक है। अगर 5p4 है तो क्या 5 को 4 बार लिख दोगे, नहीं, इसमें से घटाएंगे, 1 है यानी छोटा कौन है, 1, तो इसका मतलब 5 को 1 ही बार लिखेंगे, राइट आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरह से देखिए 7p2 है, इसका मतलब 7 को 2 बार लिख दो, आंसर हो गया। तो एक ही वीडियो में दे दिया हूँ, एक ही क्वेश्चन में तीनों इन्वॉल्व कर दिया हूँ, यानी फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो x दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया गया है, ठीक है। यहाँ से पहले मैं डायग्राम बना लूँगा, ये तो आप लोग को पता ही होगा डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसे xi लिया 1 2 3 4 को जो x दिया हुआ था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ था उसे मैंने pi लिखा है, ठीक है, और pi xi निकाला है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर xi का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या किया, pi और x स्क्वायर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद इसका जब सम किया तो सिग्मा pi xi कितना आ गया, 2 आ गया, और इसका सम किया तो यह आ गया कितना, 5 आ गया। अब यहाँ से ये जो देता है वही मीन होता है, सिग्मा pi xi, मीन यानी माध्य निकल गया, ठीक है। अब अगर प्रसरण की बात करें तो प्रसरण का जो मान होता है, ठीक है, क्या करते हैं, सिग्मा pi xi स्क्वायर, ये जो मान हुआ इसमें से इसका स्क्वायर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका मान कितना था, 5.0 का 5 और इसका 2 था, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 से 4 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी प्रसरण जो वेरिएंस जो हो गया वो आपका 1 हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये स्क्वायर में होता है ना, इसको जब स्क्वायर हटा देते हैं तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, तो ही मानक विचलन आपका कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि √1 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, मैंने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर लिया है, तो ये अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये शॉर्ट में भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाया हूँ वो बेस थ्योरम का उठाया हूँ, प्रायिकता का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेस थ्योरम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें से, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 black balls. One bag is selected at random and a ball is drawn from it which is red. What is the probability that it came from the first bag? यानी अगर हिंदी की बात की जाए तो ये बोला जा रहा है, ठीक है,
एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में सेकंड थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों को एट रैंडम चुना जाता है। एट रैंडम का मतलब 1 by 1, और उसमें एक गेंद निकाली जाती है, डैट इज़ रेड। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गेंद निकाली गई है वो पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा तो आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन समझोगे। ठीक है, तो मैं मान लिया कि पहले थैला को चुन लिया जाए। थैला 2 है तो पहले थैला को चुनने की प्रायिकता यहाँ से निकाल ली जाती है। तो मान लिया U1 बराबर पहले थैले चुने जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इफ फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को परेशानी ना हो। E2 बराबर दूसरे थैले चुने जाने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी इफ सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। मैंने 3 ले लिया था लेकिन इसमें 3 तो क्वेश्चन पुल ही नहीं रहा है, 2 ही थैला है। ठीक है, इसीलिए इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब आगे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता क्या होगी? 2 थैला है, 2 थैला में से एक थैला चुनने की प्रायिकता 1/2, तो इसकी भी वही होगी और इसकी भी 1/2 1/2। अब मैंने मान लिया कि जो लाल गेंद पहले थैले में से निकाल, लाल गेंद के लिए मैंने R लिया है, R फॉर रेड। तो पहले थैले से अगर लाल निकाली गई होगी तो पहले थैले में कितने लाल गेंद थे? देखिए, पहले थैले में आपके 4 लाल 4 काली गेंद थी, यानी टोटल गेंद 8 थी। तो निकालना है कितना? एक लाल गेंद निकालना है। ठीक है, तो एक लाल गेंद निकालने का मतलब 4C1 अपॉन 8C1। ठीक है, हम भले ही 4/8 करते हैं लेकिन ये रियल नहीं होता है 4/8, रियल फॉर्म ये होता है, हम ये करते हैं क्योंकि इनका वैल्यू यही होता है। तो 4/8 यानी 1/2 आ गया। इन द सेम वे अगर वो थैला 2 से लाल निकाली गई होगी तो थैले 2 में कितने लाल गेंद थे? 2 लाल थे और 6 काली थी। तो थैले 2 में कितना होगा? 2/8 यानी 2C1 अपॉन 8C1, यानी कितना? 2/8 डिवाइड होकर 1/4। अब व्यूअर्स थ्योरम जो बोलता है जिसका हमें निकालना रहता है इन्वर्स, उसका जोड़ा को ऊपर रखते हैं और बाकी दोनों या 3 जोड़ा या 4 जोड़ा जो भी होगा नीचे प्लस करके क्या करते हैं? लिख देते हैं। ठीक है, नीचे प्लस कर लिख देते हैं। तो यहाँ पूछ रहा था थैला 1 के बारे में, तो E1 R/E1 ऊपर गया, E1 इंटू R/E1 नीचे और E2 इंटू R/E2 नीचे। अब इसका क्या करेंगे? जो वैल्यू आया है वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुट किया तो E1 का भी वही वैल्यू था जो R/E1 का था। तो E1 R/E1, E1 R/E1, E2 R/E2 सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ गया? 2/3 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए, ये तो लॉन्ग आंसर था। अब इसमें ऑब्जेक्टिव जो आएंगे उसके लिए मैं कुछ टिप्स दिया हूँ, उसे आप याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका इससे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट सब इस वीडियो में छोटा वीडियो बनाया हूँ और इतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत कम है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने हैं, सिर्फ मैथ से तो होगा नहीं। इसलिए मैं जितना छोटा हो सकता है वीडियो को उतना छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं अगर वाइट बोर्ड पे बता कर करूँ तो सोचो कितना टाइम लगेगा। मैं क्वेश्चन लिखूँगा, सॉल्व करूँगा। वो ये जो 10 मिनट का वीडियो में आप देख रहे हो वो आपका 1 से 1.5 घंटे की क्लास लगेगी। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की वीडियोस देखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये पेज पर लिख के डाला है ताकि आप लोग को कम टाइम टेकन हो और ज़्यादा सीख सके कम टाइम देकर। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा से वीडियो ही देख रहे हैं तो बाकी सारी सब्जेक्ट भी तो है ना। अब यहाँ देखिए, इफ़ ए और बी यानी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंटरसेक्शन को हम ए बी भी लिखते हैं। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब? जब ए और बी स्वतंत्र घटना होगी तब, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तब। अगर बोला जाए ए नहीं और बी नहीं, नॉट ए, ठीक है, नीदर ए नॉर बी, ए नहीं और बी नहीं,
तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मान होगा, अगर स्वतंत्र घटना होगी ए और बी तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन द सेम वे अगर वो 3 घटनाएं हो और स्वतंत्र घटना हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी हो गया। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो वो, यानी हिंदी की बात करें तो अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो हमेशा याद रखना परस्पर अपवर्जी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तभी होते हैं कोई दो सेट जब भी तक उनका इंटरसेक्शन फाई ना हो जाए। कहने का मतलब शून्य ना हो जाए इंटरसेक्शन, तब तक वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होते हैं, चाहे वो ए और बी हो या ए बी सी हो। ठीक है, अगर दो या तीनों का इंटरसेक्शन फाई है इसका मतलब वो क्या है, परस्पर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया तो ए यूनियन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लगाएं जो कि फार्मूला होता है माइनस में, तो इसका मान तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये लगाना न लगाना बराबर है। इसलिए अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई के इक्वल होगा। ठीक है, एक और जो मल्टीप्लाई फॉर्म है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब होता है बी जो है वो हो चुका है, यानी बी घटना, बी इवेंट क्या है, घटित हो चुकी है, उसके बाद ए इवेंट घटित होगा। तो इसका वैल्यू जो होता है ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे जो रहता है वही रहता है। बी, अब देखिए नीचे ए है तो नीचे ए होगा और ऊपर इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठ जाए, सेट हो जाए। ठीक है, देखिए कितना टाइम लग रहा है, कितना कम टाइम में आप कितना ज़्यादा चीज़ सीख रहे हो, बस इस चीज़ पे ध्यान दो। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, एक दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो बोल रहा है इन सारों का मान आप निकालिए। तो इन सारों का मान निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, अगर स्वतंत्र घटना है तो अभी बताया है कि अगर दो घटना स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ए क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दिया 0.12। अब यहाँ से यूनियन पूछ रहा था तो ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी होता ही है। ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ निकाल ही लिया हूँ मैं, तो यहाँ पुट कर दिया, इसका वैल्यू ये आ गया। नेक्स्ट है ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे बी, जो नीचे रहता है वो नीचे। इंटरसेक्शन का मान 0.12 यहाँ से निकाला, 0.12, और ये 0.4 डिवाइड किया तो 0.3। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12 ये डाला, और 0.3 ए का मान जो था 0.3 यहाँ डाला, यानी 0.4 इसका आंसर हो गया। तो ये तो आपके प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो से बाहर प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चंस दिखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं